जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। दोस्तों, विटामिन ए जो रहता है वो यकृत में यानी कि लीवर में संचित रहता है। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि होता है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरीबेरी, साइनोकाब्लामिन, रक्त अल्पता, ऑर्गेकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेकोफेरॉल, बेरीबेरी। दोस्तों, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों टेकोफेरॉल की वजह से, टेकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और विटामिन ई के दोस्तों कमी से है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों टेकोफेरॉल जो है जनन क्षमता से संबंधित है, जबकि बेरीबेरी जो है ये विटामिन बी से संबंधित है। बेरीबेरी दोस्तों विटामिन बी से संबंधित है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकाम्लामिन यानी विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल जो D3 तथा ऑर्गेकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बेरीबेरी दोस्तों विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टेकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है। ऑप्शन है विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्फा अल्फा। विटामिन ई एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अर्थात दोस्तों ये जो चारों है ये चारों ही सही हैं। संतरा में दोस्तों विटामिन बी भी पाया जाता है, B1 पाया जाता है, कॉड यकृत तेल में विटामिन डी पाया जाता है, और गेहूं अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है, और अल्फा अल्फा में विटामिन के मौजूद रहता है। तो ये चारों जो है सही है दोस्तों। इस तरह से इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके भी एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। आगे दिया है गेहूं अंकुर तेल, व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फा एल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। संतरा दोस्तों विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, लेकिन इसमें विटामिन B1 भी कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है विटामिन B1, B2, B6, B12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B12। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकाब्लामिन होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकाब्लामिन होता है का महत्वपूर्ण घटक है।
विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, आंत के जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में दोस्तों रक्त का कुल परिमाप 5 से 6 लीटर होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों कि रक्त कैसा ऊतक है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। दोस्तों यदि शरीर के भार के सापेक्ष पूछे तो शरीर के भार का 7 से 8% होता है। अतः 7 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर के भार का 1/13 भाग होता है। तो इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें दिया है कि रक्त की जो मात्रा होती है शरीर के भार का 7 से 8% होती है लगभग। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो है सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, जो कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है। मस्तिष्क दोस्तों हाइपोथैलेमस नामक हिस्से में पैदा होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में इकट्ठा रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में दोस्तों यह इकट्ठा रहता है। नर का मादा के प्रति आकर्षण पैदा करने में इसकी विशेष भूमिका होती है, इसीलिए इसको लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। तो इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि स्तनधारियों में पाया जाता है और इसी को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। ऑप्शन है 42 से 56 दिन, 30 से 180 दिन, 15 से 20 दिन, एक सप्ताह, एक से अधिक कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 180 दिन। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस काल को उद्भव काल कहते हैं। संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं और इस काल को उद्भवन काल कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल लगभग 75 दिनों का होता है। दोस्तों यहाँ पर दिया था ऊपर में 30 से 180 दिन, तो उसी बीच आ जाएगा 75 दिन, लगभग 75 दिन होता है। 75 दिन होता है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिनों तक स्विंग कर सकता है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है। हेपेटाइटिस बी दोस्तों एक संक्रमणकारी रोग है जो विषाणु से होता है और रक्त के द्वारा यह फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर यानी कि यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस HBV के कारण होता है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। समतलाकार, गुंबदाकार, अभिलंबीय, तिर्यक, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुंबदाकार। दोस्तों निश्वासन के दौरान यानी कि हम श्वास जब अंदर लेते हैं तो उस समय डायफ्राम जो होता है वो गुंबदाकार हो जाता है।
इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि वायुमंडल से शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह क्रिया दो भागों में पूरी होती है। पहला है निश्वसन और दूसरा है उच्च श्वसन। यहाँ पर गलती से देती है, उच्च श्वसन होता है। आगे दिया है कि निश्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 युक्त हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। बस गुद्दा का आगे दिया है बस गुद्दा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़ों पर दबाव बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर से बाहर निकल जाती है। निश्वसन के समय डायफ्राम जो होता है गुंबदाकार हो जाता है। डायफ्राम दोस्तों गुंबदाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 वातावरण प्रदूषक गैस मानी जाती है। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को प्रभावित कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड के अल्पकालिक जोखिम मानव श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन है तेल, मरहम, DDT, गैम्बूसिया, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैम्बूसिया। दोस्तों गैम्बूसिया का प्रयोग जो है मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि गैम्बूसियम मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। दोस्तों गैम्बूसिया एक प्रकार की मछली है, इसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रण उपाय के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन है संधिवात, गुर्दे की विकृति, स्कर्वी, श्वसन तंत्र की बीमारी, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन जो होता है दोस्तों ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, बैक्टीरिया का विनाश, ऊर्जा का उपयोग, रक्त अल्पता का नियंत्रण, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को लेकर प्रवाहित होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त संचार और शरीर के सभी अंगों के कार्यों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि
खाली स्थान में भी संगत होना चाहिए। ऑप्शन है RH फैक्टर, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RH फैक्टर। दोस्तों आधार यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH फैक्टर में भी संगत होना चाहिए। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है कि रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ साथ RH फैक्टर यानी कि RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी और इन्होंने रीसस बंदर के रक्त में की थी। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी और इन्होंने रीसस बंदर के रक्त में की थी। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।